वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं टारगेट HP PGT हिंदी 2022। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको बता दूं, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी आपको दी गई है। उस प्लेलिस्ट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस दी गई हैं। जो HP से बाहर भी अगर कोई PGT हिंदी की परीक्षा होती है तो उसका एनालिसिस वहाँ पर करके डाल दिया गया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। सारे वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, उनके नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्वयं नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलता रहेगा। बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करते हैं उसका आपको आनंद मिलता है और उसका आपको समझ बन जाती है। इसलिए आपको जितनी भी वीडियोज़ वहाँ पर दी गई हैं उनको पहले समझना है और फिर उसके PDF या नोट्स बनाने हैं। उसके पश्चात आपको अगर ये PDF ही चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हो। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको दे दिया गया है। तो चलिए करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है, मानक हिंदी का भाषिक वैज्ञानिक विवरण कैसा है? तो ये हो जाएगा रूपगत। ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि जो हिंदी भाषा का वैज्ञानिक विवरण कैसा है, तो ये रूपगत है। अगला है महत्वपूर्ण पॉइंट, भारतेंदु के बाद मुजफ्फरपुर बिहार निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात किसने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो उसमें जो प्रमुख नाम थे, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके पश्चात अयोध्या प्रसाद खत्री भी आएंगे। आपने शायद ही इनका नाम सुना हो, पर ये बहुत ही ज़्यादा खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान देने वाले आलोचक या समीक्षक माने जाते हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी खड़ी बोली हिंदी आंदोलन, शायद ऐसा कुछ नाम था, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। कई बार ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस राज्य से रहा है? तो ये बिहार से रहा है। बिहार के किस क्षेत्र से? मुजफ्फरपुर से। ये जो अयोध्या प्रसाद खत्री थे, ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच में आते हैं। इसे आप भारतेंदु युग में ले सकते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे है महत्वपूर्ण पॉइंट, द्विवेदी जी की प्रेरणा से काशी नागरिक प्रचानी सभा ने पंडित कामता प्रसाद गुरु से हिंदी व्याकरण और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी से हिंदी शब्दानुशासन लिखाकर प्रकाशित करवाया था। तो देखिए, ये तो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। कैसे? आपसे पूछा जा सकता है हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक किसकी है? तो जो हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक है ये पंडित कामता प्रसाद गुरु की हो जाएगी। इसके पश्चात आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंदी शब्दानुशासन। तो जो हिंदी शब्दानुशासन है यह आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की हो जाएगी। और इन दोनों को ये लिखने के लिए किसने प्रेरित किया था? द्विवेदी जी ने। और कहाँ से प्रकाशित की गई थी ये? काशी नागरिक प्रचानी सभा से। तो इसे भी याद रखिएगा। एक प्रश्न से ना ही जाने कितने प्रश्न बन गए हैं आपके, ठीक है। तो इनको अपने ध्यान में रखना है। आगे है हिंदी भाषा का सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने उठाया था। आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिए, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि हिंदी भाषा का सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले कब उठाया गया था? 1950 में उठाया गया था। और कहाँ से या किस विश्वविद्यालय से उठाया गया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के भी किस विभाग ने उठाया था? हिंदी विभाग ने। इस प्रकार से देखिए कितने प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर। आगे है अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया था। क्या है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने का बल दिया था। आगे है अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा जाता है अंबिका प्रसाद वाजपेयी के अनुसार? तो ये कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को। तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न और बन जाते हैं। ये प्रश्न बनेगा कि जो ब्रजभाषा का व्याकरण है ये किसका व्याकरण ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी का। और इसमें जो
ब्रजभाषा के समेत हिंदी व्याकरण पर भी प्रकाश डाला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण माना जाता है इसे। अगला है, पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। तो ये भी है महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न बन सकता है कि जो किसे हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है पंडित कामता प्रसाद गुरु को, क्योंकि इनका हिंदी व्याकरण को प्रोत्साहित करने का बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। इनका जो व्याकरण है काफ़ी मानकपूर्ण भी माना जाता है ये। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ मानी जाती हैं। तो ये बेसिक प्रश्न है, पर है ये इम्पॉर्टेंट। आपसे प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियाँ हैं 52। इसके पश्चात है, कामता प्रसाद गुरु ने कुल कितने वर्ण माने हैं? तो जो कामता प्रसाद गुरु थे, जिन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, इन्होंने कुल माने हैं 43 वर्ण। इसे भी याद रखिएगा, 43 वर्ण किसने माने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने। आगे है मानक हिंदी वर्णमाला। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो मानक हिंदी वर्णमाला है, इसमें जो वर्णों को 2 आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से 2 आधार हैं? एक आधार तो है स्वर और दूसरा आधार है व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 आधारों पर हिंदी वर्णमाला को बांटा गया है। तो स्वरों की संख्या मानी जाती है 11। कितनी मानी जाती है? स्वरों की 11 और व्यंजनों की मानी जाती है 33। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये प्रश्न यहाँ से आपसे बनेगा अवश्य, महत्वपूर्ण है ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। आगे है, जो संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? तो पहला होगा क्ष, दूसरा होगा त्र, तीसरा होगा ज्ञ और चौथा होगा श्र। फिर से बता देता हूँ, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हैं। प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, या निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो उनका आपको चयन करना होता है। ये 4 हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इसके पश्चात ये बनेगा प्रश्न आपसे, प्रश्न ये होगा, अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अनुस्वार और दूसरा होगा विसर्ग। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है। मान लीजिए हम लेते हैं अ को, ठीक है। अ में जो मतलब अगर हम यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं तो ये हो गया अनुस्वार, क्योंकि यहाँ पर बिंदी में मतलब ऐसा करेंगे तो मतलब नासिका से ध्वनि निकलेगी, तो इसे अनुस्वर कहा जाता है या अनुस्वार कहा जाता है। इसके पश्चात अगर हम ले लेते हैं फिर से, और यहाँ पर आगे हम 2 बिंदियाँ डाल देते हैं इस प्रकार से, तो जो आगे वाली ये 2 बिंदियाँ हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। मुझे आशा है कि अधिकतर को ये पता होगा, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इस तरह से आगे जो बिंदियाँ आ जाती हैं, तो उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। अगर जो बिंदी इस तरह से ऊपर आ जाए तो अ के, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। इसके पश्चात आगे देख लेते हैं। देखो आगे है द्विगुण व्यंजन। तो ये भी परीक्षा में बनते हैं कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये जो 2 हैं, ढ ढ, ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो बिंदियाँ आ जाती हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी प्राय 2 मानी जाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है रहा है, तो आगे भी पूरी संभावना है कि आगे भी इसे परीक्षा में पूछा जाता रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद करिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में अवश्य आएगा। अगर एलटी या पीजीटी हिंदी की बात करें तो वहाँ पर तो ये आना ही आना है। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे मैं आपको बता दूँ, जो हमारी टीम है इसके द्वारा एक ऑनलाइन बैच तैयार किया गया है। पीजीटी हिंदी या एलटी कमीशन या हिंदी साहित्य की कोई भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको ये पेड बैच अवश्य लाभ देगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हो। आपको सिर्फ व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क करना है।